समर्ड इन अनदर वर्ल्ड फॉर अ सेकंड टाइम के एपिसोड 2 की शुरुआत में हम लोग एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम रूरी होता है। उसके ग्रैंडपा की एक शॉप होती है, वहाँ पर एक कस्टमर आया होता है और वो कस्टमर होता है सेत्सु, पास्ट वाला। रूरी के ग्रैंडफादर सेत्सु से कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं बेचूंगा, यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं उनको मैं दिल से बनाता हूँ। तुम जैसे यंग पर्सन को जिनको इनकी वैल्यू भी नहीं पता है, मैं इसे कभी नहीं बेचूंगा। ये सुनकर सेत्सु से कहते हैं, अरे मान जाओ, मुझे ये बताओ कि ये तुम कितने में बेचोगे। लेकिन अब भी रूरी के ग्रैंडफादर नहीं मान रहे होते हैं। तभी रूरी अपने ग्रैंडफादर के पास आकर कहती है, क्या ये कस्टमर एक कंप्लेनर है? जिस पर रूरी के ग्रैंडफादर कहते हैं, हाँ, ये मेरे बिजनेस में इंटरफेयर कर रहा है। यह सुनकर सेत्सु कहता है, वो ऐसी बात है। ऐसा बोलने के बाद वो टेबल के ऊपर काफी सारे गोल्ड कॉइन को रख देता है। इन गोल्ड कॉइन को देखकर रूरी के ग्रैंडफादर मान जाते हैं और कहते हैं, ये लो, तुम इसे खरीद सकते हो। तब सेत्सु भी सामान खरीद कर वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद रूरी अपने ग्रैंडफादर से कहती है, आपने तो कहा था कि एक क्राफ्टमैन के लिए उसकी प्राइड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जिस पर उसके ग्रैंडफादर कहते हैं, हाँ, प्राइड तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन कभी कभार समय आता है जब हमें एक्सेप्शन करना पड़ता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं रूरी की ग्रैंडफादर अब चल बसे। जिसके बाद रूरी अपने घर से निकल जाती है, ये कहकर कि मैं अपने ग्रैंडपा की आखिरी जॉब को पूरा करके रहूंगी। और अब सीन प्रेजेंट का आता है। रूरी घोड़ा गाड़ी का यूज करके कहीं पर जा रही होती है। तभी अचानक से कुछ मोस्टर की आवाज़ आती है, जिसकी वजह से घोड़ा गाड़ी का घोड़ा रुक जाता है। वहीं रूरी भी अब घबरा जाती है। वो घोड़े से कहने लगती है, इस तरीके से बीच में मत रुको। तभी अचानक से वहाँ पर एक जंगली मॉन्स्टर आ जाता है, जो कि रूरी की घोड़ा गाड़ी के ऊपर हमला करके उसके सामान को गिरा देता है। वहीं रूरी भी दूर जाकर गिरती है। उसके हाथ में एक ब्रोच था जो कि दूर जाकर गिरता है, तो रूरी जल्दी से जाकर उसे सेफली उठा लेती है और काफी रिलीफ फील करती है। वो कहती है, अगर ये खो जाता तो ग्रैंडपा की सोल मुझे कभी माफ नहीं करती। ऐसा बोल कर वो पीछे मुड़ती है। तभी उसे पता लगता है कि वो मॉन्स्टर उसके पीछे खड़ा है, जो कि काफी गुस्से में है। रूरी उसे देखकर डर जाती है और उसे कहती है, मुझे मत खाओ, मेरे अंदर तो मीट भी नहीं मिलेगा, मेरे अंदर सिर्फ हड्डी हड्डी है और मेरा टेस्ट काफी बेकार है। क्यों ना तुम पैसे लेकर इस बात को सेटल कर लो। वहीं पर अब वो मॉन्स्टर इस बात को थोड़ी मानेगा। वो रूरी के ऊपर हमला कर देता है। इससे पहले कि वो रूरी को कुछ कर सके, वहाँ पर सेत्सु आकर उस मॉन्स्टर को मार देता है। सेत्सु अब रूरी से कहता है, क्या तुम ठीक हो? तो रूरी उसे कहती है, तुमने मेरी जान बचाई, क्या तुम्हें पैसे चाहिए? तो सेत्सु कहता है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं तो बस यहाँ से जा रहा था। जिस पर रूरी कहती है, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर मुझसे कहते थे कि कोई भी काम फ्री में मत कराना, पैसों से सेटल कर लेना। ये सुनकर सेत्सु से कहते हैं, तुम्हारे ग्रैंडफादर कुछ ज्यादा बेकार हैं। तभी अचानक से रूरी को सेत्सु को देखकर उसे याद आने लगता है कि उसके ग्रैंडपा की शॉप पर ऐसा ही कस्टमर आया था। लेकिन अब वो इस बात को इग्नोर करती है और खड़ी हो जाती है। और अब सेत्सु से कहते हैं, तुम इतनी रात में इतना सारे सामान को बिना गार्ड के ले जा रही हो? जिस पर रूरी कहती है, मैं जल्दी में थी, इसलिए मैं गार्ड को हायर नहीं कर पाई। तो अब सेत्सु वहाँ से चले जाता है, ये कहकर कि अगर तुम मर जाओगी तो तुम्हारा पैसा कोई भी काम नहीं आएगा। सेत्सु जा ही रहा होता है, तभी रूरी उसे रोकती है और कहती है, क्या तुम प्लीज मेरे गार्ड बनोगे? मैं तुम्हें पे भी करूंगी। तो सेत्सु कहते हैं, नहीं, मैं पहले ही बिजी हूँ, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। तो रूरी उसे कहती है, प्लीज चल लो, ये पैकेज डिलीवर करना मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सुनकर सेत्सु थोड़ा सोचता है और कहते हैं, ठीक है, तुम्हें मैं आधे रास्ते में छोड़ दूंगा। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग घोड़े पर बैठकर वहां से जा रहे होते हैं। वहीं सेत्सु से पूछता है, तुम कौन सा सामान डिलीवर करने जा रही हो? तो रूरी उसे कहती है, मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगी, ये काफी ज्यादा कीमती है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग एक टाउन के पोर्ट में आ जाते हैं। सेत्सु कहता है, पहले से ये जगह काफी बड़ी हो गई है। वहीं अब रूरी बताती है कि 5 साल पहले की वॉर खत्म होने के बाद ट्रेड यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ गया। वो अब सेत्सु से पूछती है, क्या तुम पहले यहाँ पर आ चुके हो? तो सेत्सु कहते हैं, हाँ, बहुत पहले आया था। जिसके बाद रूरी कहती है, इससे आगे जाने के लिए मैंने एक शिप को हायर कर रखा है। जिसके बाद वो लोग शिप के पास पहुंचते हैं तो शिप का ओनर रूरी को मना कर देता है और कहता है, मैं तुम्हें डीमन कॉन्टिनेंट में नहीं ले जा सकता हूँ, वॉर की वजह से वहाँ पर कोई भी शिप नहीं जा सकती है। ये सुनकर रूरी दुखी हो जाती है और कहने लगती है, आखिरकार मैं अब क्या करूँ? लेकिन वो अब भी हार नहीं मानती है। वो और भी ज्यादा शिप ओनर के पास जाकर कहती है, क्या मुझे तुम डीमन कॉन्टिनेंट में ले जाओगे? लेकिन हर कोई उसे मना कर देता है। रूरी को परेशान देखकर सेत्सु परेशान हो जाता है। वो कहता है, लगता है मुझे कुछ करना होगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं रूरी के पास कुछ नाइट्स आ जाते हैं। वो उसे कहते हैं, यहाँ की सेफ्टी मेंटेन करने के लिए हम लोग यहाँ पर इंस्पेक्शन कर रहे हैं, तुम एक मर्चेंट हो ना, अपनी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। रूरी भी मान जाती है और अब वो उन्हें अपना डॉक्यूमेंट दिखाती है। डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद वो नाइट कहते हैं, हम यहाँ सोल्जर अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं और तुम मर्चेंट लोग अभी भी पैसे के पीछे पड़े हो। जिसके बाद उस नाइट की नजर रूरी के लेदर बैग पर जाती है जिसमें उसने वो सामान रख रखा था। वो उसे कहते हैं, हमें इस बैग पर शक हो रहा है, जल्दी से इसे चेक करवाओ। तो रूरी उसे मना कर देती है और कहती है, मैं ये नहीं दिखा सकती हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये सुनकर वो नाइट अब रूरी से जबरदस्ती उस बैग को छीनने लगते हैं। तभी सेत्सु वहाँ पर आकर उस नाइट को रोक लेता है। वो अब उनसे कहते हैं, क्या तुम लोग के पास परमिशन है भी ऐसे इंस्पेक्शन करने की? ये सुनकर वो नाइट सेत्सु पर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, तुम कौन होते हो? जिस पर सेत्सु बताता है कि मैं इस लड़की का गार्ड हूँ। ये सुनकर वो नाइट्स अपनी तलवार बाहर निकाल लेते हैं और कहते हैं, एक गार्ड
गार्ड हम लोग को क्या ही रोक लेगा। वहीं पर सेत्सु भी उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी टाउन के लोग भी यहाँ पर देखकर कहने लगते हैं, क्या ये नाइट्स वापस से लड़ाई करने वाले हैं। लोगों की बात सुनकर नाइट्स के पास और कोई भी चॉइस नहीं होती है, इसलिए अपनी तलवार अंदर करके सेत्सु को वार्निंग देकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रूरी काफी खुश हो जाती है और अब वो सेत्सु को गले लगा लेती है उसका शुक्रिया करते हुए। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं शाम हो जाती है। रूरी सेत्सु को सैंडविच खिला रही होती है, साथ में वो सेत्सु की तारीफ कर रही होती है उन नाइट से भिड़ने के लिए। ये सुनकर सेत्सु से कहते हैं, तुम भी काफी अमेजिंग हो। वो तुम्हें परेशान कर रहे थे लेकिन फिर भी तुम्हारे फेस पर स्माइल थी, तुम एक प्रो हो। ये सुनकर रूरी शर्मा जाती है और कहती है शुक्रिया इस तारीफ के लिए। और वो सेत्सु से कहती है, वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि उन नाइट्स को परमिशन की जरूरत है इंस्पेक्शन करने के लिए। जिस पर सेत्सु कहता है, जिन सोल्जर के पास बैज होता है वह इन लोगों को इंस्पेक्शन कर सकते हैं। वैसे इन सब चीजों के बारे में मेरे दोस्त ग्लेन को ज्यादा पता है। और अब सेत्सु रूरी से कहते हैं, तुम्हें तो कोई शिप मिल ही नहीं रही है, आखिरकार अब तुम क्या करोगी। तो रूरी कहती है, मैं अब भी थोड़ा ट्राई करूंगी शिप को ढूंढने की, अगर नहीं मिला तो मैं पूरी एक शिप को ही खरीद लूंगी। ये सुनकर सेत्सु कहता है, क्या तुम पागल हो, तुम्हें पता है एक शिप कितनी महंगी आती है। जिस पर रूरी कहती है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे इस पैकेज को डिलीवर करना ही होगा। ये सुनकर सेत्सु को उस पर दया आ जाती है। वो उसे कहते हैं, मेरे पास एक आइडिया है। तो रूरी कहती है, सच्ची में तुम कितने पैसे लोगे। तो सेत्सु कहता है, वैसे मैं भी डिमोनिक कॉन्टिनेंट में ही जा रहा था, इससे तुम्हें मुझे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, तुम्हें आज रात इनमें रेस्ट लेना होगा, क्योंकि तुम एक बार अपनी हालत देखो, तुम इतनी ज्यादा थकी हुई हो कि तुम अपना खाना भी नहीं खा पा रही हो। जिनका रूरी कहती शुक्रिया मेरी चिंता करने के लिए, वैसे क्या हम लोग इनका रेंट आधा आधा पे कर सकते हैं। ये सुनकर सेत्सु सोचता है ये कभी भी नहीं सुधरेगी। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग अपने इन में आ जाते हैं, जहाँ पर सेत्सु नहाकर आता है और कहता है मजा ही आ गया, बात तो एकदम फ्री है, तुम भी जाकर नहा लो रूरी। तो रूरी भी मान जाती है और कहती है ठीक है। और जाने से पहले वो उसी कीमती बॉक्स को सेत्सु के पास लाकर कहती है, क्या तुम इसे संभाल कर रखोगे जब तक मैं वापस आती हूँ। तो सेत्सु कहते हैं, क्या तुम श्योर हो कि तुम मुझे ये देना चाहती हो, ये तो काफी कीमती है ना। तो रूरी कहती है, हाँ कीमती तो है, लेकिन मैं तुम्हें दिखा रही हूँ। ऐसा बोलकर वो उस बॉक्स को ओपन करके सेत्सु को दिखाती है उसके अंदर का ब्रोच और कहती है मेरे ग्रैंडफादर की यही लास्ट जॉब थी। वहीं पर सेत्सु उस ब्रोच को देखकर हैरान होता है, वो उस ब्रोच को पहचान जाता है। तभी रूरी सेत्सु से कहती है, मुझे तुम्हें अपने ग्रैंडपा के बारे में बताने दो। वो बताती है कि उसके ग्रैंडफादर काफी फेमस ज्वेलर थे, पूरी कंट्री में से कोई भी नहीं था जो कि उसके ग्रैंडफादर की तरह चीजें बना सके। और एक दिन एक कस्टमर इस ब्रोच को रिपेयर करने की रिक्वेस्ट लेकर आया, जिसे मेरे ग्रैंडफादर ने ही बनाया था, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर के पास ज्यादा समय नहीं बचा था। उनकी हालत अब काफी बुरी हो जाती है क्योंकि अब वो बूढ़े जो हो गए हैं। और अब अगले सीन में रूरी के ग्रैंडफादर से कहते हैं, मैंने तुम्हें सिखाया कि पैसा काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसा इसलिए क्योंकि तुम उससे किसी भी इंपॉर्टेंट चीज को प्रोटेक्ट कर सकती हो, बिना पैसे के तुम उस चीज को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती हो जो चीज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। हर किसी चीज को खो देना उस चीज के लिए जो कि तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, यही ट्रू प्राइड होती है। और अब उसके ग्रैंडफादर उसे यही ब्रोच देकर कहते हैं, क्या तुम मेरी फाइनल जॉब को पूरा करोगी। रूरी भी मान जाती है और कहती है, हाँ मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं इसे जरूर डिलीवर करूंगी। जिसका सीन प्रेजेंट का आता है। रूरी सेत्सु से कहती है, इसलिए मैं इस ब्रोच को सेफली डिलीवर करना चाहती हूँ। वह सेत्सु को वही ब्रोच देखकर वहाँ से चली जाती है नहाने के लिए। रूरी अब अपने मन में अपने ग्रैंडफादर से कहती है, मुझे एक अच्छा पर्सन मिल गया है जिसकी वजह से मैं आपसे किया हुआ प्रॉमिस पूरा कर पाऊंगी। ऐसा बोलकर रूरी वहाँ से चली जाती है। वहीं अब सेत्सु को दिखाया जाता है जो कि उस ब्रोच को टच करता है और उसके अंदर की एनर्जी को सेंस कर पाता है। वो अब कहता है, मुझे पता था ये वही ब्रोच है जिसके ऊपर मैंने प्रोटेक्शन मैजिक कास्ट किया था। सेत्सु को अब एक पर्सन की याद आती है। सेत्सु अब कहता है, मैं दुआ करता हूँ कि कुछ भी बुरा ना हुआ हो। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं रात हो जाती है। वहीं पर रूरी तो पूरी फैलकर सेत्सु के ऊपर ही सो रही होती है। तभी नीचे इनके होने के पास वही नाइट्स आते हैं। वो उसे कहते हैं, हमें पता चला कि तुम्हारे इनके अंदर एक मर्चेंट लड़की और एक गार्ड रह रहे हैं जिसके हाथ में ब्लैक स्वॉर्ड है। उन पर शक है कि वो लोग डीमन के स्पाई हैं। वो कहाँ पर हैं? तो अब इनका ओनर भी उन्हें रूम नंबर बता देता है और अब वो नाइट्स भी ऊपर आने लगते हैं। वहीं पर सेत्सु को पता लग जाता है कि ये लोग आ रहे हैं। वो कहने लगता है, तो ये लोग मानेंगे नहीं। तभी वही नाइट काफी तेजी से अंदर आता है जिसके से रूरी भी डर जाती है। तभी सेत्सु रूरी को पकड़कर खिड़की से नीचे कूद जाता है और अब वो लोग भागने लगते हैं। वहीं पर वो नाइट्स भी आकर सेत्सु को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेत्सु इन लोगों के ऊपर से कूदकर आगे चला जाता है। वहीं पर रूरी तो बहुत ही ज्यादा डर रही होती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं सेत्सु और रूरी दौड़ते दौड़ते एक डेड एंड पर आ जाते हैं। तभी रूरी सेत्सु से कहती है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये लोग हमें पकड़ लेंगे। वहीं सेत्सु भी कहते हैं, हाँ हम लोग प्रॉब्लम में तो फंस गए। तभी वो नाइट्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो सेत्सु से कहते हैं, आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं है, माफी मांग कर सरेंडर कर लो, हम लोग शायद से तुम्हें जाने भी देंगे। ये सुनकर सेत्सु कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम लोगों से माफी मांगूंगा? भाड़ में जाओ, तुम लोग बस मुझसे लड़ने आओ। तभी रूरी सेत्सु से कहती है, इन लोगों को भड़का क्यों रहे हो तुम और ज्यादा? तभी सेत्सु कहता है, टाइम आ गया है हम लोग के जाने का। ऐसा बोलकर सेत्सु रूरी को लेकर पानी में ही कूद जाता है। ये देखकर वो नाइट्स कहते हैं, क्या ये पागल हो गया? ऐसे तो ये लोग मर जाएंगे। वहीं पर रूरी भी डर रही होती है। वो कहती है, हम लोग नीचे गिर जाएंगे, मुझे मरना नहीं है। तभी अचानक से पानी में से एक मॉन्स्टर निकलता है। उसे देखकर सेत्सु कहता है, काफी समय बाद मिल रहे हैं, मैं भी वापिस आ गया हूँ। वहीं पर ये सब देखकर नाइट्स काफी ज्यादा हैरान रहते हैं।
तभी सेत्सु उस मॉन्स्टर से कहते हैं, लेविया तुम्हें इतनी जल्दी बुलाने के लिए माफी चाहता हूँ, मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा कि क्या चल रहा है, लेकिन क्या तुम अभी के लिए हमें डिमोनिक किंगडम में छोड़ दोगे। ये सुनकर वो मॉन्स्टर भी मान जाता है और अब वो सेत्सु और रूरी को लेकर वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर वो सोल्जर कहते हैं, आखिरकार ये क्या हो रहा है, क्या ये सपना है, हम लोग इसे कैसे रिपोर्ट करेंगे। वहीं रूरी उस मॉन्स्टर को देखकर कहती है, क्या ये ओशन का गॉड लेवाइथन है। वो अब डर जाती है। वो कहती है, आखिरकार मैंने किसको अपना गार्ड बना लिया। तभी अचानक से उन्हें सामने से काफी तेज सूरज की रोशनी आती है और उन्हें सामने डिमोनिक किंगडम दिखाई देता है। वहीं अब सेत्सु कहता है, चलो हम लोग पहुंच ही गए हैं डिमोनिक किंगडम में। एंड ये पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।